सच में स्क्रीनशॉट यस मैम। कंप्लीट स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में। तो जस्ट हम लोगों ने कंसेप्ट जो है वो देखा था। आज हम लोग जो भी कंसेप्ट लास्ट क्लास में देखा था उस पर कुछ क्वेश्चंस करने। अच्छा, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग? इलस्ट्रेशन है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2 जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। S1 और S2 द फॉलोइंग ओवरहेड्स and other information are extracted from the books for the month of Jan 2016, ठीक है। 2016 का यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है जैन मंथ का, ठीक है। एक्सपेंसेस दे रखा है, रेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, पीएसआई, पावर। तो अगर देखोगे तो ये सारा का सारा ओवरहेड है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम लोग डायरेक्टली 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में नहीं आप क्वेश्चन कर सकते, मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते, लाइक रेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, ये सब, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ बेसिस दे दिया है हमें। क्या बोला है नीचे देखो, नीचे बोल रहा है एलोकेट और अपोर्शन द ओवरहेड अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सूटेबल बेसिस, ठीक है। तो देखो आवाज तो आ रहा है ना मेरा, क्योंकि आज आवाज नहीं आ रहा, तो सबको अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो, ठीक है। अच्छा, देखो एलोकेट और अपोर्शन का ऑपरेट्स अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सूटेबल बेसिस। हमें एलोकेट करना है या अपोर्शन करना है, ठीक है, सूटेबल बेसिस पे। अब एलोकेट होगा कि अपोर्शन होगा, इसका मैंने डिफरेंस बता दिया था। एलोकेट मतलब जब हम लोग डायरेक्टली जहां पर जो है वो चार्ज कर सकते हैं, अपोर्शन मतलब किसी बेसिस पे कर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोला है। खर्चा, रेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, ये सब बोला है। तो देखो कैसे करके हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन और एप्रोशन ऑफ, कैसे देखो फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंसेस लिखेंगे कॉलम बेसिस पे। एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखेंगे टोटल बेसिस। और देखो डिपार्टमेंट कितने तरीके का है। डिपार्टमेंट है हम लोग का, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। P1, P2, P3 ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और S1, S2 इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1, P2, P3। सर्विस डिपार्टमेंट है S1, S1, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस बोल रखा है। रेंट 6000, रिपेयर 3600। तो रेंट 6000, रिपेयर्स 3600, ये रुपीज का फॉर्म। तो उसके बाद है डेप्रिशिएशन 2700, लाइटिंग 600। डेप्रिशिएशन 2700, लाइटिंग 600, सुपरविजन 9000, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक 3000।
फायर इंश्योरेंस और जॉब 3000, ESI 900, ESI 900, पावर 5000, पावर 5000। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि ये सब क्या है, ये सब ओवरहेड है। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसे हमें किसी ना किसी बेसिस पे एपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बेसिस क्या होगा, जैसे रेंट, रेंट का बेसिस क्या हो सकता है, नीचे हमारे पास बहुत सारा अवेलेबिलिटी है, इसमें से कोई ना कोई बेसिस हमारा जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एक्सपेंसेस है रेंट, रेंट के लिए बताओ क्या सही बेसिस होगा रेंट के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर फीट। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर फीट होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फीट, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, रेशियो में करना है। रेशियो क्या हो जाएगा, देखो हर जगह से एक एक जीरो अगर हट जाता है, ठीक है, एक एक जीरो अगर हट जाता है, क्योंकि एक एक जीरो ही हटा सकते हैं, तो 40 30 27 15 और 8, तो ऐसे लिखेंगे 40 30 27 15 और 8, चेक करते हैं 15 और 8। अब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 6000 को, हो जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 8, तो ये हो गया 120। तो 6000 डिवाइडेड बाई 120 है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। 50 50 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 40 2000, ठीक है। 50 इंटू 30 1500, 50 इंटू 27 कितना होता है 1350। अच्छा, उसके बाद 50 इंटू 50 750 और 50 इंटू 8 400, ऐसे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो रिपेयर्स, रिपेयर्स का बेसिस क्या होना चाहिए। रिपेयर्स के लिए देखो ये सब में से कौन सा सही रहेगा। रिपेयर्स के लिए एरिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, वेजेस है, वैल्यू ऑफ प्लांट है, स्टॉक है, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट है। तो क्या लगता है कौन सा सही होगा रिपेयर्स के लिए। नंबर ऑफ वर्कर। रिपेयर्स किस चीज का होता है, प्लांट मशीनरी का, है ना। रिपेयर्स तो प्लांट मशीनरी का होता यस है, मैम। तो वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है, वर्कर के बेसिस पे नहीं होगा। रिपेयर्स हो जाएगा हम लोग का वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस। तो वैल्यू ऑफ प्लांट क्या क्या है, देखो वैल्यू ऑफ प्लांट है 70 to 54, 70 to 54। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 70 to 54 48 और 6, 330 हट जाएगा, 70 to 54 48 और 6, 70 to 54 48 एंड 6, टोटल करते हैं 180, ठीक है। 3600 डिवाइडेड बाई 180, 20 इंटू 72, देखते हैं कितना होता है 20 इंटू 72, तो ये हो गया 1440। 20 इंटू 54 तो 1080, 48 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 960, ठीक है। और 20 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 120। और यहाँ पर नहीं है S2 का, नहीं है, देखो यहाँ पर S2 के लिए प्लांट मतलब सर्विस टू मतलब सर्विस डिपार्टमेंट, सेकेंड वाले सर्विस डिपार्टमेंट में कोई प्लांट नहीं है, इसीलिए खर्चा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा वाला खर्चा है, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे होना चाहिए सोचो, बिना देखे प्लांट एंड बता। मशीन। हाँ, तो वैल्यू ऑफ प्लांट पे ही है। तो ऐसा नहीं कि एक बार यूज हो गया तो दूसरे बार ये डेटा यूज नहीं होगा, हो सकता है जहां पर एप्लीकेबल होगा उसी बेसिस पे मिलेगा। तो 70 to 54 48 और 6, ठीक है। तो इसका टोटल हम लोग का कितना होगा, 20 बात है ना, 70 to 180। 180 वाला। अच्छा, 180 और ये है 2700, तो 2700 डिवाइडेड बाई 180,
तो 15 हो गया, ठीक है। 15 इंटू 17 1080, 15 इंटू 54 800, 15 इंटू 40 720, 15 इंटू 6 90, ठीक है। 15 इंटू 6 90। अच्छा, अब देखो लाइटिंग, लाइटिंग के लिए क्या सही रहेगा, यहाँ पर लाइटिंग के लिए क्या सही रहेगा, यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है देखो। लाइटिंग के लिए एरिया, नंबर ऑफ वर्कर, वेजेस, घर नंबर का। ऑफ वर्कर। नहीं, लाइटिंग हमेशा लाइट पॉइंट पे होता है। अगर लाइट पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो एरिया पे होगा, क्योंकि एरिया बेसिस पे लाइट लगे हुए होंगे। देखो मैंने ये लिखवाया भी था, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे होगा, अगर नहीं है तो फ्लोर एरिया पे देंगे, मतलब एरिया बेसिस पे ही तो लाइट लगे हुए होंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर वर्कर का नहीं होता है, ठीक है, वर्कर का नहीं होता है। लाइट के साथ वर्कर का कोई लिंक नहीं, वर्कर का खर्चा जो होता है वो वर्कर से रिलेटेड होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो हो जाएगा इसका मतलब एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 40 30 27, हम यहाँ से देख के लिख रहे हैं 15 और 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 30 27 120। 120, 120 और ये कितना है 600, 600 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ गया 5, 5 इंटू 40। ये एक्चुअली यहाँ से एक एक जीरो हटा दो सेम हो जाएगा, ये 6000 था, ये 600 था, यहाँ 6000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ 600 का, ये 2000 को 200 लिख लो, 1500 को 150 लिख लो, इसे 135 लिख दो, ये सेम आंसर आ जाएगा 75। और यहाँ पर हो गया 40, यहाँ पर हो गया 40। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा खर्चा है। नेक्स्ट है सुपरविजन का चार्जेस, ठीक है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सुपरवाइजर का काम क्या होता है, उसी हिसाब से खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कर को देखना कि वर्कर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो नंबर ऑफ वर्कर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर। अब वर्कर कितने सारे हैं देखो, वर्कर है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर 54 48 36 24 18, 54 48 36 24 और 18, 54 टू 40 टू कितना आ जाए 180। हाँ, 9000 डिवाइडेड बाई 180 कितना आ गया 50, 50 इंटू 54 कितना हो जाएगा 2700, ठीक है। 50 इंटू 40 2400, 50 इंटू 36 1800, 24 इंटू 50 12, और ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये 9। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, तो ये किस पे होना चाहिए बताओ, किस पे होना चाहिए फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, कौन से बेसिस पे होना चाहिए। स्टॉक के लिए इंश्योरेंस करवा रखे हैं तो किस पे होगा, देख के बताओ किस पे होगा। स्टॉक वैल्यू। स्टॉक वैल्यू, ठीक है, स्टॉक वैल्यू पे, स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू कितना कितना है, यहाँ से 3 3 जीरो हटा दो, 45 27 18, 45 27 और 18 टोटल कर 90, 3000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 45, तो ये आ गया 15, पहला आंसर आ रहा है 15। लगातार 3 में है, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं। अच्छा, 27, अब ये कितना हो जाएगा इंटू 27, तो ये हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाई 27 कर दो, फिर से वही वैल्यू आ जाएगा, इंटू 18 कर देंगे 600, ठीक है 600, तुम लोग भी करके देखो सेम तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये तो बस कैलकुलेशन है और कुछ। अच्छा, इसके बाद हम लोग को ईएसआई, ईएसआई का मतलब क्या होता है, इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इम्प्लॉय के लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसका खर्चा, तो ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सोचो।
वेजेस वेजेस पे, ठीक है। जितना जिसका वेजेस है उसके हिसाब से ईएसआई का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये देखो ये 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। तो 18, 15, 12, 9 और 6 टोटल 60 आता है, ठीक है। 60, 90, 900 डिवाइडेड बाई 60, 15, 15 इंटू 80, 270, 15 इंटू 15 कितना होगा 225, 15 इंटू 12, 180, 15 इंटू 9, 135 और 15 इंटू 6, 9, 15 इंटू 6, 9, ठीक है। अच्छा अब पावर, पावर का किस पे होगा बताओ, पावर का किस पे होता है इसमें से बताओ। पावर यानी हॉर्स किससे, पावर मशीन, प्लांट हॉर्स पावर ऑफ प्लांट, ठीक है। ये देखो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखवा रखा था ना, एक बार अगर रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी करते करते ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। तो हॉर्स पावर पे, हॉर्स पावर यानी मतलब जिससे मशीन चलता है, तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा, यहाँ कुछ है क्या चेक कर लेते हैं, हाँ है। तो 60, 40, 30, 15 और 5, 60, 40, 30, 15 और 5, तो कितना हो जाएगा 15 और 5, 20, 20 और 30, 50 और ये हो गया 100, मतलब 150, 5400 डिवाइडेड बाई 150, 36 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 40, मतलब 1440, फिर डिवाइडेड बाई 40 कर दो इंटू 30, 1080 divided by 30 into 50, 540 divided by 15 into 5, 180, ठीक है 180। तो देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। देखो कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस ध्यान से करना है ताकि गलत ना हो। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देखो फिर से बता देते, रेंज तो इजीली समझ में आता है, वो एरिया बेसिस पे ही होता है। रिपेयर्स का देखो, हमारे पास यहाँ जो भी ऑप्शन था सबसे एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, मशीन, क्योंकि रिपेयर्स क्या हो सकता है, मशीन, प्लांट, ये सब हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर, डेप्रिसिएशन भी, तो डेप्रिसिएशन तो हमेशा वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर ही होगा। लाइटिंग लाइट पॉइंट पे हो सकता है, अब लाइट पॉइंट नहीं है तो एरिया, जितने एरिया पे लाइट लगे हुए हो, ठीक है। सुपरवाइजर का काम है वर्कर को देखना, तो वर्कर जितने हैं उस बेसिस पे खर्चा एप्रोशन कर सकते हैं। फायर इंश्योरेंस स्टॉक के लिए किया गया है तो स्टॉक वैल्यू पे कर दो। ईएसआई इम्प्लॉय से रिलेटेड होता है और जिसका जितना वेजेस है उस हिसाब से ईएसआई का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पावर जो है हॉर्स पावर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, बस कुछ नहीं, टोटल कर लो। टोटल करने से यहाँ पर टोटल कॉलम और इंडिविजुअली भी ये सारे कॉलम को हमें टोटल कर, देखते कितना आता है। ये हो गया 440 प्लस 900, 400, 900 और 90 प्लस 180, तो इसका आंसर हो गया 1610, ठीक है 1610। ये कितना हो रहा है 750 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 1200 प्लस 135 प्लस 500, 2910, ये कितना होगा 1350 प्लस 960 प्लस 720 प्लस 135 प्लस 1800 प्लस 600 प्लस 180 और 108, तो 6825, 6820। आपका कितना हो गया 1500 प्लस 1080 प्लस 810 प्लस 150, 8505 8505, हाँ 8505, 160 प्लस 160 प्लस 270 प्लस 1500, 700
1280 11350 50 होगा ना। अच्छा 50 ही सही आंसर है मेरा, तो 2 आ गया, शायद कुछ गलत लिख दिया होगा मैंने। 11350 ये सही है अगर आ रहा है तो ठीक है। अब ये सबका टोटल कितना होगा, ये पूरा टोटल देख लेते कितना होगा। 9600 प्लस 2007 प्लस 600 प्लस 9000 प्लस 3000, ये फॉर्मेट को पूरा कर दीजिए। 31200 हाँ 31,000, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन किया बोल सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम लोग का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है खर्चे का, ये दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्राइमरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या था, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा डायरेक्ट, प्राइमरी। ये सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट को अलाउड नहीं है कि वो अपना खर्चा डायरेक्ट फिनिश गुड्स में भेज दे, उसे भाया करके जाना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करता है तो उससे बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये वाला स्टेज है जहां पर एलोकेशन या अपोर्शन बेसिस पे सर्विस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब ये पोर्शन अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ ये पोर्शन किया, ठीक है। अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन देखो जिससे हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं, तुम लोग को जस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा क्या खर्चा है, ठीक है। और उसका बेसिस है एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, और उसी बेसिस पे हम लोग खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, के बाद हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो इजीली हो ही जाता है, अब हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा डायरेक्टली फिनिश गुड्स में चार्ज नहीं कर सकता है, अलाउड नहीं है। उसको अपना खर्चा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वो खर्चा कहाँ ट्रांसफर कर देगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वो खर्चा जो है फिनिश गुड्स में चार्ज कर देगा, ठीक है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखो एक्चुअली क्या है, मान लो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 और S2, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट का एक्चुअली काम ये होता है कि उनको सर्विस देना पड़ता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ताकि स्मूथली अपना काम कर सके, इसी वजह से। तो मान लो सर्विस डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 सभी को सर्विस देता है, या फिर किसी एक को, ऐसा भी हो सकता है। और सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 है वो भी मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को सर्विस देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को सर्विस देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 को भी सर्विस देता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे को सर्विस देते हैं, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट भी अगर एक दूसरे को सर्विस देते हैं तो यहाँ पर देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अगर हम लोग हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट अवेलेबल है, और सर्विस डिपार्टमेंट उन्हीं के पास होता है जिनका मतलब जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें रखना चाहिए, ठीक है। जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बियर करना आसान नहीं होगा ना, क्योंकि एक डिपार्टमेंट बनाने से उसको उसका कॉस्टिंग भी तो बढ़ जाता है। तो उसी तरह से देखो अगर हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे कि हम लोग पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं चार्ज कर सकता, और हमारा टारगेट ही होता है प्रोडक्ट में सारे खर्चे को एब्सॉर्ब करवाना, तो वो भाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के करता है, ठीक है। तो इसे इसे बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मेथड होता है इस चीज पे डिपेंड करके कि सर्विस डिपार्टमेंट कैसे मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट अगर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के साथ भी सर्विस जो है सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करके अलग अलग मेथड होता है। बेसिकली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सारा मेथड होता है, वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या मेथड होता है देखो।
यहाँ पर लिखते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मेथड नहीं है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? सिंपल, हमारे पास जो भी खर्चा है हम लोग एप्रोप्रिएट बेसिस देखेंगे और उस खर्चे को हम लोग क्या कर देंगे? एपोर्शन। यहाँ पर हम लोगों ने एपोर्शन ही किया, एलोकेट करने वाला कोई खर्चा नहीं था। एलोकेट कब होता? अगर हमें ये बता देता कि ये 5 डिपार्टमेंट का रेंट कितना कितना है, अलग अलग अगर बता देता और वो देख के अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते तो उसे बोला जाता है एलोकेशन, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने हर जगह पे खुद से एक बेसिस को लेके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, इसे हम लोग बोलते हैं एपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्विस डिपार्टमेंट, ये देखो ये जो खर्चा है ये यहाँ पर चार्ज होना चाहिए, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उस मेथड को बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। और वो मेथड अभी हम लोग सीखेंगे। तो क्या क्या मेथड होता है, यहाँ पर मेथड का नाम लिखते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकेंड होता है, सेकेंड मेथड का नाम होता है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसके बाद होता है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। और इसके अंडर और भी 3 मेथड होते हैं, ये हटा सकते हैं। मेनली ये 3 मेथड होता है, ठीक है। मेनली ये 3 मेथड होता है। अब ये रेसिप्रोकल सर्विस मेथड का और भी 3 सब मेथड होता है। क्या क्या? पहला हो गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और एंड में होता है ट्रायल एंड एरर। तो इतने सारे मेथड से हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बट कब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना है वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो लिखा है उसको देखते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। मैम को पीछे कीजिएगा। यस मैम, हो गया। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अब ये मेथड कब यूज करना चाहिए? हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जैसे अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वहां कोई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं बोला था, ठीक है। हमें बोला था सिर्फ इस ओवरहेड खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने बोले तो हम लोग कौन सा मेथड लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब होता है? जैसे मान लो सर्विस डिपार्टमेंट है P1 P2 P3, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ सॉरी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट देखो, अगर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा होता है। देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा जब प्रोडक्शन में देगा, क्यों देता है? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट बनाई है प्रोडक्शन को हेल्प करने के लिए। तो सर्विस डिपार्टमेंट बोलेगा मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरा खर्चा इसीलिए है क्योंकि आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 अगर ये नहीं होता तो इसका कोई खर्चा आता ही नहीं। इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा, क्योंकि वो डायरेक्ट फिनिश गुड्स में नहीं भेज सकता है, तो वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें ये देखना पड़ता है कि ये देखो, अब जैसे मैंने बोला कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए है,
अब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हम लोग ये चीज इग्नोर कर देंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 को हेल्प कर रहा है या S2 S1 को हेल्प कर रहा है, ये चीज जहां हमें कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो प्रोडक्शन को हेल्प कर रहे हैं, यही हमारे लिए काफी है, ठीक है। वो प्रोडक्शन को हेल्प कर रहे हैं, यही हमारे लिए काफी है। अच्छा देखो, वो हमें प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं, यही अगर हमारे लिए काफी है तो ऐसे मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब हमें ये नहीं देखना है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा है तो हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं, पहले हम लोगों को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा करना है ना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा करना है, क्यों? देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो सभी को करना पड़ेगा। देखो ओवरहेड है तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्शन हो। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ डेटा मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसको हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने लिख दिया, सपोज अमाउंट 100 रुपीज, 100 रुपीज और 100 रुपीज, और सर्विस डिपार्टमेंट में 60 एंड 60। मान लो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये 5 डिपार्टमेंट में कुछ इस तरह का वैल्यू आया। अब हम लोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमें क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करना है, ठीक है। तो हम लोग जो पहला सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा उसका खर्चा पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहला जो रहेगा, ठीक है। अब पहला जो है वो 60 है, अगर इसका खर्चा में अपोर्शन करना है तो ये खर्चा यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा, हट जाएगा, तो हम लोग इसे -60 कर देंगे। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए क्वेश्चन में हमें रेशियो बता देगा। यहाँ पर फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, 1:1:1 कर ले रहे, ताकि मेरा जो अमाउंट है वो राउंड में आ जाए, ठीक है। तो 1:1:1 में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 और 20, ठीक है। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 में जो 60 रुपीज का खर्चा आया, वो खर्चे का 20 रुपीज P1 डिपार्टमेंट में चार्ज हो गया, फिर 20 P2 में, फिर 20 P3, ठीक है। अब ये वाला तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, एक एक बार में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। फिर से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अभी भी S2 का बात, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेशियो फिर से मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब तुम लोग को एग्जाम में कुछ भी रेशियो दे सकता है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो समझ जाएंगे। यहाँ पर आ गया 20, 20 और 20, ठीक है। फिर से ये 60 रुपीज का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर, ठीक है। यहाँ पर अब देखो कितना हो जाएगा, इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा था 100 रुपीज, सर्विस लिया है इसीलिए S1 अपना 20 रुपीज यहाँ चार्ज कर दिया, S2 ने अपना 20 रुपीज, यानी टोटल 140। यहाँ पर भी टोटल 140, यहाँ पर भी टोटल 140, और ये जो है ये ब्लैंक हो गया, ठीक है। ये हमें इसी तरह से ही चाहिए, ये हमें इसी तरह से ही चाहिए कि हमें सर्विस डिपार्टमेंट में कोई खर्चा रखना ही नहीं। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं जाएगा। अब ये खर्चा वो सॉरी फिनिश गुड्स में डायरेक्ट नहीं जाएगा, अब हम लोग ये खर्चा फिनिश गुड्स में चार्ज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब होगा उसका नोट यहाँ पर लिखते हैं, कब हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर नोट लिख दो, कब यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इग्नोर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट to another service department so directly distributed to production डिपार्टमेंट, ठीक है।
तो हम लोग को क्या करना है, देखो हमें ये चीज नहीं कंसीडर करना है कि ये एक दूसरे को मतलब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बेसिकली जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, वहां पर हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोला है, कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट ये रहा डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक्स लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए बी सी, ठीक है, एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट मतलब स्टोर, टाइम कीपिंग एंड पावर कैंटीन। ठीक है, द एक्सपेंसेस फॉर दिस डिपार्टमेंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया है कि डिपार्टमेंट ए का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके इतना खर्चा आया, बी का इतना आया, सी का इतना आया, और सर्विस का 4 3 1,61,00,000 इतना इतना आया। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके हमें दे दिया गया है, यानी कौन सा अमाउंट दे दिया पता है, हमें ये वाला चीज करके दे दिया। हम दिखाते हैं, ये देखो ये चीज जो हम लोगों ने यहाँ किया था ना, ये अमाउंट अगर हमें दे दिया जाता है तो क्या होगा उसी हिसाब से। ठीक है, हमें ये अमाउंट दे दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, देखो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ वर्कर्स, वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन, मतलब डिपार्टमेंट ए में कितना हॉर्स पावर यूज हुआ है मशीन के लिए, बी में कितना, सी में कितना, 300 हॉर्स पावर, 300 हॉर्स पावर और 200। नंबर ऑफ वर्कर्स, डिपार्टमेंट ए में 20% काम करते हैं, या 15 वर्कर या 15 वर्कर। स्टोर रिक्विजिशन इन रुपीज, मतलब कितने बार स्टोर में रिक्वेस्ट भेजा गया है मेटेरियल के लिए और उसका कॉस्टिंग कितना आया, 2,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज और ये 1,00,000, ये रुपीज में, ये नंबर में है, वर्कर को तो नंबर में डिनोट करते हैं, ये हॉर्स पावर में। प्रिपेयर स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, देखो क्या बोल रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है उसे हमें अपोर्शन करना है ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करो। हमें मेथड भी बता दिया है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि एक बार तो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फिर से करना पड़ता है, इसलिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से करना है, अगर हमें मेथड बता दिया है तो हम लोग मेथड फॉलो करेंगे, जो मेथड हमें बता देगा हमें उसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। अब ये वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बताया है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए ही बना है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को हेल्प करता है कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करें। वैसे भी क्वेश्चन अगर बता दे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करो तो हमें वही करना है। अब ये चीज तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये बार बार हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आगे का मेथड देखोगे तो समझोगे, आगे मेथड में इस तरह से बाइफरकेशन होगा कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये डायरेक्ट मेथड से होगा। वैसे भी क्वेश्चन हमें बोला है डायरेक्ट मेथड से करने के। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं, पीछे ही करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग के पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, तो क्या क्या कॉलम बन जाएगा, खर्चे को हम लोग बोल सकते हैं आइटम बोल लो या पर्टिकुलर्स बोल दो। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बेसिस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या आ जाएगा, नाम देख लो, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, और सर्विस डिपार्टमेंट में स्टोर, टाइम कीपिंग, पावर, कैंटीन, तो हम STPC ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, STP और सी। ठीक है, स्टोर, कैंटीन, स्टोर, टाइम कीपिंग, पावर, कैंटीन। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्वेश्चन हमें करने बोलेगा या तो करके दे देगा, तो दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और इसका बेसिस क्या है, इसको लिख दो गिवन।
दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा। अच्छा कितना कितना दे रखा है, 30, 26, 20, 30 लाख, 26, 24। सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पर 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख 61, 4 लाख, तो कैंटीन लिख लेते हैं, नहीं तो ये सी और ये सी में कंफ्यूजन हो सकता है। 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख 60, 1 लाख 60 और अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करें। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख 60 और 1 लाख को यहाँ पर हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा खर्चा ट्रांसफर करेंगे, जो डिपार्टमेंट पहले वही करते थे, तो पहले लिख दिया स्टोर्स, स्टोर्स का खर्चा। तो स्टोर्स का खर्चा कौन सी बेसिस पे होगा, बताओ, स्टोर्स का खर्चा कौन से बेसिस पे होना चाहिए, 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से बेसिस पे होगा। जैसे मैंने वहां पर 1:1:1 मैंने बोला था ना, रेशियो दे देगा, या दिया नहीं है तो फिर कोई बेसिस ढूंढना पड़ेगा। तो बोलो स्टोर्स का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वैल्यू ऑफ स्टोर कंडीशन। वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन, मतलब स्टोर में जितना बार रिक्वेस्ट भेजा जाता है। इसका रेशियो देख लो क्या है, 2 लाख 50, 1 लाख 50, 1 लाख, तो 440 हटा दो। ठीक है, रेशियो करना है, 440 हटा दो, 440 हटा दो, 25, 15 और 10, 25, 15 और 10। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, खर्चा कितना है 4 लाख, तो 4 लाख यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये खाली हो जाएगा, यहाँ से खर्चा उठा के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 50। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 50 कितना होगा, 8000, 8000 इंटू 20, तो ये हो गया 2 लाख, पहला हो गया 2 लाख, 8000 इंटू 50, 1 लाख 20, 8000 इंटू 10, 80,000। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये सब ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसका खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट है टी, टी मतलब टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग, और पूरा नाम क्या है, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट। ठीक है, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट। तो टाइम कीपिंग का मतलब हो जाता है कि जहां पर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, मतलब कौन कितना टाइम आया, काम किया, कब गया, कब आया, दैट इज टाइम कीपिंग। ठीक है, टाइम कीपिंग हम लोग लेबर में पढ़ चुके हैं, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स। तो टाइम कीपिंग का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बोलो, तीन चीज है हमारे पास, तो तीन ही डेटा है, हॉर्स पावर, नंबर ऑफ वर्कर, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन, किस पे होना चाहिए, क्या लगता है, लॉजिकली सोच के बताओ। हम लोग याद करके तो नहीं रख सकते ना इस तरह से कि इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब, हम लोग लॉजिकली समझेंगे कि टाइम कीपिंग का जो मतलब है उसमें से ये तीन तीन में से कौन सा वैल्यू, नंबर ऑफ वर्क। नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर, जितने लोग काम करते हैं उन्हीं का ना अटेंडेंस वगैरह हम लोग रखेंगे। तो टाइम कीपिंग 20, 15, 15, रेशियो हो जाएगा 20, 15 और 15, 15, 15, 30, 30 और 20 हो गया 50, 50 के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना खर्चा, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख, ये टाइम कीपिंग का है 3 लाख, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30 या 20, 50, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 50 कितना होता है, 6000, 6000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 1 लाख 20, 6000 इंटू 50, तो ये 90, 15 इंटू 6, 90 और 3 जी, तो 90,000, ये भी 90,000, तो ये भी खर्चा हमारा डिस्ट्रीब्यूट।
नेक्स्ट कौन से डिपार्टमेंट का हो जाएगा? नेक्स्ट ये वाला पावर। पावर के लिए क्या यूज करेंगे? पावर के लिए क्या यूज करेंगे बोलो? हॉर्स पावर है, नंबर ऑफ वर्कर है, वैल्यू ऑफ लोड, ये तीन ही है। पावर के लिए क्या यूज करना चाहिए? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, ठीक है। पावर के लिए यूज करेंगे हॉर्स पावर, ठीक है। इसके बेसिस पे पावर मशीन चलाने के लिए यूज होता है, मशीन चलाने के लिए किलोवाट, हॉर्स पावर, ये सब यूज होता है। 300 300 200 रेशियो 332 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 332। तो 3 + 3 6, 6 + 2 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। और अमाउंट कितना है डिस्ट्रीब्यूशन का? 1,60,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,60,000। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 20,000। 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 20,000 1,60,000 डिवाइडेड बाई 20,000। 20,000 इंटू 3 60,000, ठीक है। 60,000 हो गया। फिर नेक्स्ट भी 60,000 ही हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 20,000 इंटू 40,000। 40। 40,000। अब लास्ट कौन सा बचा? कैंटीन। अब बोलो कैंटीन का खर्चा किस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? तीन ही तो है हमारे पास बेसिस। कैंटीन का खर्चा किस पे? हॉर्स पावर पे होगा। कैंटीन किस लिए बनता है? एम्प्लॉय लोग खाएंगे, वर्कर लोग खाएंगे, इस वजह से। तो हॉर्स नंबर पावर, ऑफ नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर ये वाला है 20 15 15 15 15 30 और 20 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। खर्चा देख लेते हैं कितना है। खर्चा कितना है? 1 लाख। 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूट। ये 1 लाख हो गया। यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं आया। 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 मतलब 22,000। 2,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40,000। 40 30 30। 40 30 बस हो गया। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखेगा, ठीक है। ऐसे दिखेगा कि एक एक करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? खर्चा टोटल। देखो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये जीरो जीरो करना ही तो हमारा यहाँ पर मेन मोटो है, तभी तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर खर्चा रख के फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन में प्रोडक्ट पे चार्ज करना पड़ेगा ना, तो हमें इसका भाया करना पड़ेगा। और हम लोग कौन सा मेथड यूज किए? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तभी यूज कर सकते हैं अगर सर्विस डिपार्टमेंट आपस में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 3 ये है 30 लाख, 30 लाख, 2 लाख, 1 लाख 20, 60 40, 60 40 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख 20 मतलब 34 लाख 20 हो जाएगा। 34 लाख 20,000। नेक्स्ट देखते हैं कितना हो जाएगा। 26 लाख। अच्छा 26 और यहाँ पर हो गया 6 2 8 1 लाख 80 मतलब 27 लाख 80, 27 लाख 80 और 90 और 30, 27 लाख 80 और 90 30, 27 लाख 80 प्लस 1 लाख 20 29, ठीक है। ये हो जाएगा 29। यहाँ पर देखते हैं 24 लाख 26 lakh 40,000. 26 लाख 26 लाख 29 लाख 30,000। ये कौन सा वाला? ये ठीक है। सेकंड वाला सेकंड वाला 29 लाख ही तो आ रहा है। 52 60 और 30 9 90 और 90 कितना हो गया? 1 लाख 80, 1 लाख 80 और 1 लाख 20 कितना हो जाएगा? 3 लाख, 3 लाख और 26 लाख 30 लाख 29 है।
गलत हो गया आपका कैलकुलेशन, 29 में आएगा वो सही है 29। अब देखो, अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, दैट इज स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये कब फॉलो करना चाहिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब फॉलो। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मान लो सर्विस डिपार्टमेंट है P1 P2 P3, ठीक है। P1 P2 और P3 तीन सर्विस डिपार्टमेंट है, और सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, गलती से बार बार सर्विस बोलते हैं, और S1 और S2 दो सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये मेथड कब अप्लाई होता है, ये मेथड तब देखो सर्विस डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देने के लिए बना है। अब ये S1 सबको भी सर्विस दे सकता है, किसी एक या दो को भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट S1 सपोज S2 को सर्विस दे रहा है, बट S2 S1 को सर्विस नहीं दे रहा है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी सर्विस का सर्विस एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं, सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट वन टाइम वन वे हो रहा है, ठीक है। S1 S2 को दे रहा है, बट S2 S1 को नहीं दे रहा है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि S1 S2 को दे रहा है, सॉरी S2 S1 को दे रहा है, बट S1 S2 को नहीं दे रहा है, मतलब वन साइडेड सर्विस प्रोवाइड, ठीक है। वन साइडेड अगर सर्विस प्रोवाइड हो रहा है सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, इसके साथ कोई लिंक नहीं, ये तो है ही, तभी तो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को सर्विस देने के लिए बना है, वो तो मेन चीज है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला। लेकिन अगर देखो जैसे दोनों सर्विस डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे, लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को करता है लेकिन दूसरा वाला उसको रिटर्न में सर्विस नहीं दे रहा है, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग बोलेंगे स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन देख लेंगे, तो देखो कैसे होगा। पहले हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, या तो हमें डेटा दे देना चाहिए या फिर हमें मतलब या तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके दे देना चाहिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, या फिर हमें कैलकुलेट करने के लिए डेटा दे देना चाहिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ऐसे दे के इसके बाद भी सर्विस जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोल सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा कैलकुलेशन, जैसे मान लो भाई 100 ही दिखाते हैं, 100 है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके आए, यहाँ भी 100, यहाँ मान लो 80 और यहाँ 70, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ये वाला 80, ठीक है। पहले हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो 80 रुपीज, अब इसका रेशियो मान लो है 1:1:1, ठीक है। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा देखो, यहाँ पर 1:1:1 नहीं, 1:1:1:1 होगा, 4 होगा, क्यों होगा, पहला देखो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 करके हो जाएगा, तो प्रोडक्शन में 20 गया, यहाँ भी 20 गया, यहाँ भी 20 गया, यहाँ पर भी 20 आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्चुअली हमारा पैटर्न क्या है कि हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को क्या करेंगे, खाली कर देंगे और उसको चार्ज कर देंगे जहां जहां उसने सर्विस प्रोवाइड किया। अगर सर्विस डिपार्टमेंट P1 को प्रोवाइड किया है तो अपना खर्चा P1 में ट्रांसफर करेगा, P2 को किया है तो P2 में करेगा, P3 को किया है तो P3 में करेगा, और अभी S2 को भी किया है तो S2 को भी अपना खर्चा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार टोटल कर देंगे, टोटल करने से 120 120 120 ये खाली हो गया और यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब फिर से हम लोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये था S1 का, अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा S2 का। S2 का खर्चा कितना हो गया 90, अब 90 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब 90 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लो रेशियो ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, 1:1:1, तो कैसे हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 30 30, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि S2 तो S1 को नहीं प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो ये खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, तो यहाँ पर 150 150 और 150 ये होगा कंडीशन, ठीक है। तो ये फॉलो हम लोग कब करते हैं, ये वाला मेथड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लोग कब यूज करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं।
कब यूज करेंगे स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर लिखो नोट। when one service department is providing service to another service department, but in return does not receive any service। देखो मैंने अपने हिसाब से लिखा दिया है, देखो क्या है, when one service department is providing service to another service department, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि सर्विस नॉर्मली प्रोडक्शन के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब सर्विस अगर सर्विस को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट इन रिटर्न डज नॉट रिसीव एनी सर्विस, बट रिटर्न में कोई सर्विस नहीं ले रहा है, मतलब वन वे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लोग तब यूज करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं इस पे कौन सा क्वेश्चन होगा। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये वाला स्टेप मेथड, ठीक है, इससे हमें करने के लिए स्टेप मेथड से। तो यहाँ पर क्या क्या बोला है देखो, suppose that the expenses of two production department A and B and two service department X and Y, ठीक है। तो इसका मतलब दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, आर एज अंडर, तो क्या दे रखा है देखो, यहाँ से पढ़ के हमें समझना पड़ेगा। डिपार्टमेंट एक्स जो है वो ए को सर्विस प्रोवाइड करता है, बी को करता है, और साथ साथ वाई को भी करता है। वाई कौन है, सर्विस डिपार्टमेंट है, ए और बी कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मतलब एक्स जो कि खुद एक सर्विस डिपार्टमेंट है, वो वाई को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब वाई ये भी सर्विस डिपार्टमेंट है, ये ए को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बी को कर रहा है, बट जो है वाई वाई खुद को तो नहीं कर सकता है, ठीक है, वाई खुद ही खुद को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है, बट यहाँ कोई एक्स का कॉलम नहीं बना हुआ है, इसका मतलब वाई एक्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। देखो वाई वाई को तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ वाई कॉलम बना हुआ था, क्यों बना हुआ था, क्योंकि एक्स वाई को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये टेबल देख के हम लोग पढ़ के ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स और वाई है, इसमें एक्स वाई को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट वाई एक्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। अगर ऐसा सिचुएशन है, हमें कुछ ना भी बोले तो हम लोग स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही यूज करेंगे। बाकी हमें बोल दिया है तो अच्छा बात है, हम लोग स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट apportioning the cost of service department over the production department using step method, तो हमें स्टेप मेथड यूज करके रीडिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो कैसे, illustration particulars basis A B X Y, ठीक है। ए बी कौन है, ए बी है प्रोडक्शन में, और एक्स वाई कौन है, एक्स वाई है सर्विस टीम। अब देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, तो वो लिख लेते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस क्या है, गिवन, देखो क्या क्या दे रखा है, 3 लाख 3 लाख 20 3 लाख 3 लाख 20, एक्स का कितना है, एक्स का है 2 लाख और वाई का है 1 लाख।
इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा एपोर्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। अच्छा, कौन किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक्स वाई को, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इज एपोर्शन बिटवीन ए बी एंड वाई, ऐसे चाहो तो तुम लोग भी लिख सकते, ठीक है। अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ रेशियो दे दिया है, तो ए बी और वाई का रेशियो क्या है 40%, मतलब परसेंटेज दे दिया, हम लोग इसको रेशियो कर सकते हैं 40, 35 और 25। तो यहाँ पर रेशियो कर ले 40, 35 और 25। देखो रेशियो भी यही वाला होगा ना, क्यों, परसेंटेज है, तो परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय क्या होता है, 100 होता है। तो 40% मतलब 40/100, 35/100 और 25/100, 100 हटा दो तो 40:35:25, ठीक है। अब इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, किसका खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करें, डिपार्टमेंट एक्स का, दैट इज 2 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 2 लाख और ये टोटल कितना हो जाएगा 40, और ये 40 + 35 + 25, तो ये हो गया 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख मतलब 2000, 2000 इंटू 40, 80,000, 2000 इंटू 35, ये हो जाएगा हम लोग का 70,000, ठीक है। और 2000 इंटू 20, 50,000, ठीक है, ये 50,000। अब हम लोग एक बार ऐड कर लेते हैं। ऐड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो ऐड नहीं करोगे तो ये 90 नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग दूसरे सेकेंड टाइम जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का जो सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सिर्फ सर्विस लेता है, उसका खर्चा बढ़ रहा है, बाकी जगह पे ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही चार्ज करना था, क्योंकि सर्विस आपस में जो है सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पर एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा जो है वो वाई में भी एपोर्शन हुआ है प्रोडक्शन के साथ साथ। तो वाई का खर्चा 1,50,000 नहीं रहा, वो इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया। तो हम लोग एक बार टोटल कर लेते हैं ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही सही है। तो यहाँ पर हो गया 3,80,000, 3,90,000, ये खाली हो गया, यहाँ पर हो गया 2 लाख, ठीक है। अब जब सेकेंड टाइम डिस्ट्रीब्यूट होगा वाई का खर्चा, तो वो 2 लाख से होगा, ताकि हमारा ये गलत ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर ऐड कर लेने से ठीक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ वाई इज एपोर्शन बिटवीन, अब ये किसमें एपोर्शन होगा, ये एपोर्शन होगा सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी में। क्यों ऐसा, क्योंकि वाई डिपार्टमेंट जो है वो एक्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वो हम लोग क्वेश्चन देख के ही समझ रहा है कि वाई डिपार्टमेंट अगर एक्स को सर्विस प्रोवाइड करता तो एक्स का भी रेशियो यहाँ पर मिलता। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 40:60, ये देखो 40:60 यहाँ पर जो बता दिया, तो 40:60 यानी कि 100, तो 100 से डिवाइड करते हैं 2 लाख, 2000 इंटू 40, 80,000, 2000 इंटू 60, 1,20,000। बस और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, टोटल करके ये हो जाएगा 5,10,000, और ये कितना हो जाएगा 4 लाख, 4,60,000, ठीक है, 4,60,000। तो ये हो गया हम लोग का स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कौन सा मेथड था, नेक्स्ट कौन सा मेथड था, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। अच्छा, इस पे और एक क्वेश्चन भी हो सकता है, इलास्ट्रेशन। ये देखो, ये वाला भी जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं है, हमें खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फैब्रिकेशन और असेंबली, एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर्स, टाइम ऑफिस, मेंटेनेंस। यहाँ भी लिखा हुआ द डिपार्टमेंट ओवर इट समरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 इज गिवन। मार्च का खर्चा दे रखा है सारे डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन एंड सर्विस।
तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या दे दिया है, ये एक्सपेंसेस इन रुपीज दे दिया। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट कॉस्ट, अदर इंफॉर्मेशन दे दिया है। फैब्रिकेशन, असेंबली स्टोर, ये इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं हर डिपार्टमेंट में, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप कितने सारे हैं हर एक डिपार्टमेंट में, मशीन आवर क्या खर्चा होता है, ये सब ब्लैंक है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, ये डेटा यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है तो नहीं दिया है। एपोर्शन द कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमें क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट यानी स्टोर, टाइम ऑफिस और मेंटेनेंस का खर्चा हमें क्या करना है, एपोर्शन करना है। कहाँ पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एपोर्शन करना है। अच्छा, आगे कुछ बोला है कि नहीं, देखते हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेथड तो कुछ नहीं बोल दिया है, देखो क्या करना है। लेकिन हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं बोलने से हम लोग हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, जब हमें कुछ नहीं बोला जाएगा तो हमें ये वाला मेथड यूज कर लेना चाहिए, स्टेप डेविएशन बोले, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, तो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट देखो क्या क्या है, तो देखो स्टोर है, टाइम ऑफिस है, मेंटेनेंस है। ठीक है, अब ये सब डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन इस तीनों डिपार्टमेंट्स में से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो बाकी दो सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखो स्टोर डिपार्टमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट जहां पर रॉ मटेरियल वगैरह रहता है, जहां पर मटेरियल, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट किया जाता है, जहां पर स्टोर कीपर रहते हैं। तो स्टोर्स का मतलब ये सब हो जाएगा। ठीक है, जहां पर कितना स्टॉक इन है, आउट है, ये सब रखा जाता है। टाइम ऑफिस का मतलब हो गया जहां पर, टाइम ऑफिस का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हमें टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट से मिल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कब आता है, कब जाता है, किसको हायर किया गया है, किसको हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है। ठीक है, कौन कितने टाइम काम कर रहा है, किसने कितना छुट्टी लिया है, ये सारा डिटेल्स हमें कहाँ मिल जाता है, टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट में। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मतलब, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मतलब है जो कि मेंटेन के लिए रखा गया है। अब मेंटेन क्या करना पड़ता है, नॉर्मली देखो काम क्या है, फैब्रिकेशन, असेंबली, ये सब मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए रखा गया होगा, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, ये सब। तो इसके लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया गया होगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का स्टोर में क्या काम, ठीक है, मेंटेन क्या करना पड़ेगा, स्टोर को मेंटेन नहीं करना पड़ता है, उसके लिए स्टोर कीपर होता है, वहां पर तो अलग एक अटेंडी है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मतलब ही होता है प्लांट मशीनरी को देखना। ठीक है, तो प्लांट मशीनरी रिलेटेड जो मतलब देखना होता है, उसका काम कौन करेगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम लोग को क्या चेक करना है, हमें ये देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे देखो अगर स्टोर का देखोगे तो वो मेंटेनेंस में फैब्रिकेशन को करेगा भी, असेंबली को भी करेगा। ठीक है, बाकी और कौन से डिपार्टमेंट को कर सकता है, टाइम ऑफिस का देखोगे, फैब्रिकेशन, असेंबली, प्रोडक्शन का तो करेगा, और कौन सी सर्विस डिपार्टमेंट को करेगा। और मेंटेनेंस का देखोगे तो वो फैब्रिकेशन और असेंबली, ये दोनों में तो करेगा, ये प्रोडक्शन है। लेकिन कौन से सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा। तो देखो ये जो टाइम ऑफिस है ना, ये टाइम ऑफिस जो है ये सभी को सर्विस प्रोवाइड करेगा। देखो ये स्टोर को भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और ये जो है मेंटेनेंस को भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि टाइम ऑफिस जो है ये हम लोगों का क्या है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड मतलब कितने लोग आए गए, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कब आए कब गए, उसका हिसाब कौन देगा, टाइम ऑफिस। स्टोर डिपार्टमेंट में जो स्टोर कीपर है वो कब आए कब गए, उसका हिसाब कौन देगा, टाइम ऑफिस। ठीक है, फैक्ट्री में जो लेबर है वो कब आ रहे कब जा रहे, तो टाइम ऑफिस ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो बाकी सारे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, ये है हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और अगर स्टोर का देखोगे तो स्टोर डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन को तो सर्विस को प्रोवाइड करेगा ही। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट और किसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेनेंस को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, बट टाइम ऑफिस को नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट का मतलब मैंने बताया क्या होता है, स्टोर डिपार्टमेंट का मतलब है कि कितने वहां पर मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, कितना स्टोर एक्विजिशन जनरेट हुआ है, कब कब जनरेट हुआ है, कितना स्टॉक इन हुआ है, आउट हुआ है, ये सब। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है
ठीक है। लेकिन जो है टाइम ऑफिस को ये नहीं करेगा, क्योंकि टाइम ऑफिस इसको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। टाइम ऑफिस के पास ह्यूमन रिसोर्स है। अब टाइम ऑफिस से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्टोर रिलेटेड, बट स्टोर से क्या इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि स्टोर में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्टोर में मिलेगा स्टोर्स में जितनी भी रॉ मटेरियल रहते हैं उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो स्टोर से थोड़ी ना हमें टाइम ऑफिस का इंफॉर्मेशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना। तो यहाँ पर स्टोर जो है ये हाईएस्ट है, और सेकेंड हाईएस्ट मतलब सेकेंड सर्विस प्रोवाइडर कौन है, स्टोर है। ठीक है, ये प्रोडक्शन के साथ साथ मेंटेनेंस को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ प्रोडक्शन को ही सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्यों, देखो, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को रखा ही गया है, प्लांट मशीनरी ये सब, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बंद हो जाता है, पावर कट हो जाता है, कैसे ये सब ठीक करना है, उसके लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखा गया। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्टोर और टाइम ऑफिस को क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, कुछ भी नहीं। उसका काम क्या है, कुछ प्लांट मशीनरी खराब हुआ, कुछ इलेक्ट्रिसिटी खराब हुआ, पावर खराब हुआ, उसको सही करना, तो वो तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन के लिए ही मेनली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया, टाइम ऑफिस। ठीक है, फिर एकदम लास्ट हो गया मेंटेनेंस, तो इसका मतलब सेकंड में कौन आ जाएगा, स्टोर आ जाएगा। अब ये करने का मतलब क्या हुआ, इसका क्या जरूरत है, मैंने ये जो बोला इसका क्या जरूरत है, इसका इसीलिए जरूरत है कि जब हम लोग, हमारे पास दो डिपार्टमेंट था, देखो यहाँ पर हमारे पास दो डिपार्टमेंट था, तो पहले हम लोगों ने एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर वाई को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, और स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो डिपार्टमेंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक सर्विस प्रोवाइडर था, ये देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं, इस क्वेश्चन में एक सर्विस प्रोवाइडर था, तो उनका सर्विस पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद जो सर्विस रिसीवर है वाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये है, ये वाले क्वेश्चन में देखो हमारे पास तीन सर्विस डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे, सबसे पहले उसका सर्विस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जो हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें किसका सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, टाइम ऑफिस का। हम लोग स्टोर का नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट समझो, हम लोग स्टोर का नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में रूल्स ये है कि जो हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है उसका सर्विस पहले डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम लोग यहाँ पर चाहो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो नोट लिखा था कि यहाँ पर हम लोग कब स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करते हैं, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है बट रिटर्न में सर्विस नहीं लेता है। लेकिन ये सिर्फ पॉइंट तब एप्लीकेबल हो जाएगा जब हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर ऐड कर दो, व्हेन वी हैव मोर देन टू सर्विस डिपार्टमेंट। देखो दो सर्विस डिपार्टमेंट जब तक नहीं होगा तब तक एक दूसरे में सर्विस प्रोवाइड का बात नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे पास मोर देन दो सर्विस डिपार्टमेंट है, देन हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर expenses is distributed first। तो हमें फर्स्ट उसी का एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है जो हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में था कि हमें खुद से पढ़ के समझना पड़ेगी कौन हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। तो देखो कैसे समझ सकते हो, फिर से एक बार बताते हैं। मेंटेनेंस की तरफ अगर देखोगे तो वो सिर्फ प्लांट मशीनरी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर ये सब के लिए होता है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मतलब मेंटेनेंस ये दोनों को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, और टाइम ऑफिस का मतलब एचआर रिलेटेड हर एक डेटा, तो एचआर फैक्ट्री में भी होते हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स फैक्ट्री में भी होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स स्टोर में भी होते हैं, मेंटेनेंस वाले भी तो ह्यूमन बीइंग है, तो ये सभी को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। और स्टोर जो है वो प्रोडक्शन में सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और मेंटेनेंस में सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह चाहिए हो सकता है वो भी स्टोर में है, तो स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेनेंस को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमें पढ़ के समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो इलस्ट्रेशन तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स टोटल बेसिस, और प्रोडक्शन है हम लोग का फैब्रिकेशन असेंबली। ठीक है, ये है प्रोडक्शन, और सर्विस में है स्टोर, टाइम कीपिंग और मेंटेनेंस।
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें करके दे दिया है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है 24, 16, 5000। even basis 24, 16, 5000, 4000, 3000, 4000 और 3000। मैंने यहाँ एक टोटल कॉलम भी बना लिया है, ये भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया 16 और 4000, 20, 20 और 20, 40, 44, 44 और ये हो गया 47, 47 और 5, 47 और 5 मतलब 52। ठीक है 52 ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हम लोग स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करें, सबसे पहले टाइम ऑफिस का यूज करेंगे। क्यों टाइम ऑफिस का यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये मान रहे हैं कि मतलब ये दिख रहा है हमें कि टाइम ऑफिस जो है हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। अब इस क्वेश्चन में ना कुछ बोला नहीं था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए और स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बोले और तुम लोग अगर सर्विस स्टोर से स्टार्ट कर दो तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि कोई भी किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है सर्विस डिपार्टमेंट, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पहले 5000 का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर 4000 का, फिर 3000 का। लेकिन ये तो इजी है, ये तुम लोग कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करने बोलते तो हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए वो कर रहे हैं। ये है हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर टाइम ऑफिस। तो इसमें कितना है खर्चा? इसका खर्चा है 4000। तो इसका मतलब 4000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 4000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट और रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो देखते हैं, ये देखो कौन सा रेशियो होना चाहिए, किसके बेसिस पे होना चाहिए। टाइम ऑफिस का खर्चा किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट? टाइम ऑफिस मतलब ह्यूमन रिसोर्स, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ स्टोर, मशीन आवर। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो 4, 3, 2, अच्छा ऐसा नहीं होगा, 40, 30, 20, 16 एंड 10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 40, ऐसे हो जाएगा क्या? 10 है 0, ये है 16। अच्छा टाइम ऑफिस खुद को तो नहीं सर्विस प्रोवाइड करेगा ना, तो ये वाला नहीं लेना पड़ेगा, बाकी लेंगे। टाइम ऑफिस का यहाँ पर दे दिया है कितने एम्प्लॉय है, लेकिन जब हम लोग खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें 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 और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ये वाला थोड़ी ना लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा। 4, 3, 2, 1 कैसे हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। तो ये कितना हो गया? 4, 3, 2, 1। तो ये हो जाएगा 10। तो 4000 डिवाइडेड बाई 10, 400, 400 इंटू 4, तो ये हो गया 1600, 400 इंटू 3, 1200, 400 इंटू 2, 800, 400 इंटू 1, 400। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, क्योंकि स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ऐड कर लेने से हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं होता है। 25,600, ये हो गया 17,200, ये हो गया 5,800 और यहाँ पर हो जाएगा 3,400। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट किसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो नेक्स्ट हाईएस्ट है यानी स्टोर। ठीक है, स्टोर का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टोर का खर्चा कितना बन गया? 5,800। अब हम लोग को 5,800 का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। स्टोर का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे होगा? स्टोर रिक्विजिशन स्लिप पे। तो ये देखो 24 और 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ रिक्विजिशन कितना हो जाएगा? 24, 20 और 6। ये देखो 24, 20 और 6, तो यहाँ पर लिखते हैं 24, 20 और 6। ठीक है, तो 24, 20 और 6 टोटल करते हैं 50। 50 डिवाइडेड बाय 5,800 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो गया 116। 116 इंटू 20, तो ये हो गया 2784 इंटू 20, 2320। यहाँ पर भी आएगा क्या, देख लेते हैं। नहीं, स्टोर को तो नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस पे जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये 5,800, अच्छा यहाँ माइनस करके दिखाना चाहिए मुझे, यही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा।
यही तो डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ क्यों आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 696, 696। अब फिर से टोटल कर लेना ताकि गलत ना हो, 694096, ठीक है, ये हो गया। यहाँ ब्लैंक हो गया, यहाँ ब्लैंक हो गया, 025919520 और इसका टोटल 23,384। अब नेक्स्ट हो जाएगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का कितना हो जाएगा, मेंटेनेंस ये देखो, मेंटेनेंस मशीन का होगा, ठीक है, मशीन आवर बेसिस पे, क्योंकि मैंने बोला मेंटेनेंस प्लांट का हो सकता है, मशीन का हो सकता है। अब जितना टाइम मशीन चलेगा उस हिसाब से मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा, जितना ज्यादा मशीन यूज होगा मेंटेनेंस का जरूरत उतना ज्यादा हो सकता है। तो मशीन ऑब्वियसली स्टोर रिक्विजिशन या इस पे तो जाएगा नहीं, मशीन आवर पे जाएगा। तो 24 and 60 रेशियो, तो यहाँ पर लिखते हैं मशीन आवर 24:60 और अमाउंट कितना है मेंटेनेंस का 4096, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 4096 ये नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू, ये यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा 4096 और ये है 24 + 16, तो ये कितना हो गया 40। 4096 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 24, तो 2457.6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2458, ठीक है। अच्छा और बाकी माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है, ये देखो 2458 माइनस कर देते हैं 4096, ताकि आंसर जो है एग्जैक्ट हो जाए। तो 1638, इससे क्या होगा, ये आंसर एग्जैक्ट होगा। अब ये दोनों को टोटल कर लेना चाहिए, ये दोनों का टोटल पीछे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा टोटल। टोटल में फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर, टाइम कीपिंग और मेंटेनेंस, टोटल कितना हो जाएगा 16। अच्छा यहाँ पर जगह 1638 यहाँ पर लिख लेते 28384 प्लस 2458 30842 3084 और ये 851 और उसका 21158। हाँ 21158 और ये सब तो हमारा ब्लैंक हो जाना चाहिए, तभी तुम लोग कर रहे हैं। अब देखो मैंने तो अपने हिसाब से समझाया कि कौन सा डिपार्टमेंट हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, इसके अलावा भी तुम लोग खुद भी क्वेश्चन से देख सकते हो कि कौन हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर देखो मेंटेनेंस जो है वो मशीन आवर पे जाएगा, और वो देखो सिर्फ ये दोनों पे है, सर्विस डिपार्टमेंट में इसका कोई भी एलोकेशन नहीं किया गया है। इसका मतलब मेंटेनेंस जो है सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। टाइम ऑफिस का अगर देखो तो उसका देखो हर जगह पे है, टाइम ऑफिस नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे डिपेंड होगा, तो वो प्रोडक्शन सर्विस सब जगह पे है ना। और अगर स्टोर का देखो नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन यहाँ है और यहाँ है। इसका मतलब स्टोर जो है वो प्रोडक्शन को, इसका मतलब देखो हर एक सर्विस डिपार्टमेंट जो है अपने बेसिस के हिसाब से प्रोडक्शन को तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन स्टोर जो है सिर्फ मेंटेनेंस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट टाइम ऑफिस को नहीं कर रहा है। खुद को तो नहीं करेगा ये ठीक है, लेकिन टाइम ऑफिस को नहीं कर रहा है। किसको कर रहा है, सिर्फ मेंटेनेंस को कर रहा है। टाइम ऑफिस का अगर देखो तो वो स्टोर और यहाँ सभी जगह पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो इस तरह से भी तुम लोग समझ सकते हो। और वो तो मैंने प्रैक्टिकली समझाया कि क्यों ऐसा होता है, बाकी तुम लोग ऐसे देख के भी समझ सकते हो। इसका मतलब ये मेथड अगर तुम लोग को कुछ ना भी बोले तो देखो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करने से हम लोग इग्नोर कर देते हैं एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करना, बट यहाँ तो हमें दिख रहा है ना कि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्टोर रिक्विजिशन अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से भी आ रहा है, स्टोर रिक्विजिशन, इसका मतलब स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर रहा है। इस चीज को हम लोग कैसे इग्नोर करते दिख रहा है। तो अगर हम लोगों को कंसेप्ट पता है तो हम लोग सही मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा सकते हैं, चाहे हमें क्वेश्चन में मेथड बताए या ना बताए, लेकिन उसके लिए हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है कि कौन सा मेथड कब यूज होगा तो हम लोग सही मेथड यूज करके ही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया देखो हम लोग का स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। अब नेक्स्ट जो मेथड है देखो यहाँ पर ये वाला रेसिप्रोकल सर्विस। रेसिप्रोकल
सर्विस में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये कौन से कंसेप्ट में है, जैसे देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 P2 P3 और मान लो दो सर्विस डिपार्टमेंट, पहले हम दो से ही एग्जाम करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रिवर्स। तो S1 S2 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और S2 भी S1 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। मतलब ये भी इसको सर्विस दे रहा है, बदले में ये भी इसको सर्विस दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। तो तीन मेथड में हम लोगों ने पहला मेथड देखा जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे तब होगा, या फिर कर भी रहे तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली नहीं कर रहे। और दूसरे वाले में हम लोगों ने देखा कि सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को कर रहा है, लेकिन वो जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे सर्विस नहीं ले रहा है इन रिटर्न में। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसमें लिखो वन सर्विस डिपार्टमेंट, इफ वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग service to another service department and in return receiving services from that department. देख लेते ठीक हुआ कि नहीं लैंग्वेज। If one service department providing service to another service department and in return receiving service from that department, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट से रिटर्न में सर्विस भी ले रहे हैं, तब हमें ये मेथड करना चाहिए। और इस मेथड का इस मेथड के अंडर तीन मेथड, ठीक है, वो मैंने पहले लिखा है। इस मेथड के अंदर तीन मेथड है। तो पहला मेथड का नाम क्या है, देखो पहला मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे होता है, जैसे मान लो P1 P2 P3 ये तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और S1 S2 ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है। और ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं और सर्विस ले भी रहे हैं। तो सपोज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 100 100 100 और यहाँ पर भी मैंने 100 दे दिया, यहाँ पर भी मैंने 100 दिया। अच्छा, अब सर्विस डिपार्टमेंट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका, S1 का, ठीक है। अब यहाँ पर तो हाईएस्ट और लोएस्ट वाला कुछ नहीं है, एक दूसरे ये भी सर्विस कर रहा है प्रोवाइड, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो S1 को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर इक्वली कर रहा है तो 100 रुपीज को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चार जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1:1:1:1, ये मैंने अपने हिसाब से लिया, एग्जाम्पल के हिसाब से। तो 25 25 25 और ये हो गया 25, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 125 125 125 120, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फिर से S2 का, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन S2 का। अब तुम लोग को लग रहा होगा ये तो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तरह ही है, नहीं थोड़ा सा अलग है। देखो अब 125 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, 125 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और रेशियो मैंने वही लिया है 1:1:1:1, तो 4 125 डिवाइडेड बाय 4 यानी ये हो रहा है इनटू 1, तो कितना करके आ रहा है 31.25, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा 31.25 31.25। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में S1 में और नहीं आ रहा था, लेकिन क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि S1 S2 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था बट S2 से सर्विस नहीं ले रहा था, ऐसा हम लोगों ने देखा था एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे S1 अपना खर्चा S2 पे अपोर्शन किया है, S1 जैसे अपना खर्चा S2 पे अपोर्शन किया है, वैसे S2 भी अपना खर्चा S1 पे अपोर्शन करेगा, मतलब यहाँ पर भी 31.25 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये ब्लैंक हो गया, ये 31.25, ये ऐड करने से आ जाएगा 156.25, यहाँ पर भी वही
156.25, यहाँ पर भी 156.25 ऐसे आ जाएगा और ये चलता जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, फिर 31.25 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जब तक सर्विस डिपार्टमेंट खाली नहीं हो जाता है तब तक तो हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कहाँ होता है, कंप्लीट नहीं होगा। फिर से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन S1 का होगा और इसका वैल्यू है 31.25, और अगर रेशियो वही हमारा 1:1:1:1 है तो इस बार कितना कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर लो, ये हो गया, मतलब 7.8125, मतलब 7.81 और यहाँ पर 7.81। ठीक है, अब ये कब तक चलता जाएगा, ये तब तक चलेगा जब तक हमारा नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता है। ठीक है, नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता है। देखो जैसे ये 7.81 हो गया, ये ब्लैंक हो गया, अब ऐड करते हैं 156.25 प्लस 7.81, तो यहाँ पर आ जाएगा 164.06, 164.06, 164.06। फिर से देखो सर्विस डिपार्टमेंट 2 में आ गया, फिर S2 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 1:1:1:1। ठीक है, मतलब रेशियो जैसे रहेगा, हम यहाँ पर सिमिलर रेशियो मान के ही कर रहे हैं। 7.81 डिवाइडेड बाय 4 करना, कितना आ गया 1.95, तो हम लोग इसको लगभग 2 रुपीज बोल सकते हैं, एक बार अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं 2। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर 7.81 ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रुपीज करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2 2 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर 8 रुपए हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब, या फिर 1.9 करके कर लो, एक ही बात है, 1.9 करके कर लो, तब ये 7.81 के बराबर ही आ जाएगा। 1.91 1.91 1.91, अब फिर से 1.91, अब फिर से हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब टोटल करने से यहाँ पर क्या आएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.91। अब हम लोग टोटल करते हैं, सॉरी 95, अब देखो 164.06 प्लस 1.95, तो हर जगह पे कितना आ गया 166.01, यहाँ पर लिखते हैं देखो 166.01, ये हो गया P1 में, P2 में भी आ जाएगा 166.01। ठीक है, P3 में भी आ जाएगा 166.01। S1 और S2 में कितना कितना आएगा, ये टोटल कर दिया, ये आ जाएगा 1.95 और ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1.95 और ये ब्लैंक हो गया। अब 1.95 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब S1 का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर 1:1:1:1 से। ठीक है, तो 1.95 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो अब देखो नेग्लिजिबल वैल्यू का मतलब जहां पर रुपीज हट के सिर्फ पैसे में आंसर आ गया। ठीक है, जहां पर रुपीज हट के सिर्फ और सिर्फ पैसे में आंसर आ गया, उसको हम लोग बोल सकते हैं नेग्लिजिबल वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0. ये ऐसे लिखेंगे, ये वाला तो माइनस हो रहा है, ये नेगेटिव हो जा रहा है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये आ गया 0.4875, 0.4875, 0.4875, 0.4875। ठीक है, प्लस 166.01, तो इसका हो गया 166.4975, 166.4975, 166.4975, ये ब्लैंक और ये 0.4875। अब इसका और डिस्ट्रीब्यूशन आगे करने का जरूरत नहीं, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जैसे ही पैसे का सिर्फ डेटा आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं नेग्लिजिबल वैल्यू। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा, वैसे करोगे तो ये तो और भी थोड़ा कम कम करके बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जीरो होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ तक करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें वहां तक करना है जब तक हमारे पास नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता है। मतलब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, इसके जगह, इसके बिहाफ में हम लोग इसको ब्लैंक दिखा सकते हैं, इसके बिहाफ में, क्यों, नेग्लिजिबल वैल्यू यहाँ तक की डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर इसको रोक देंगे, आगे नहीं करेंगे। तो कब तक करना है, स्टिल negligible value is not come in case of service department, till then distribution is going, डिस्ट्रीब्यूशन चलता ही जाएगा। ठीक है, तब तक चलेगा जब तक हमारे पास नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता है।
पूरा करने का जरूरत नहीं, पूरा करने से तो हमें फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन मान लो करना है, फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रह ही जाएगा, ऐसे करके जीरो आने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट ब्लैंक होने में। लेकिन नेग्लिजिबल वैल्यू आने पे हम लोग इसको ब्लैंक मान सकते हैं। नेग्लिजिबल वैल्यू मतलब जहां पर सिर्फ पैसा आ जाएगा, ठीक है, रुपीज हट गया, जैसे 0 पॉइंट आ गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन को रोक सकते हैं, ठीक है। ये होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हमें एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते दिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा प्रोसेस, पहले तो तुम लोग को लगेगा कि स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तरह ही है, नहीं, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट दोबारा नहीं आता, यहाँ पर देखो ऐड हो के जा रहा है बार बार, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, एक क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, वो दिखा देते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो इस तरह से। कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, अभी तो नहीं कर पाएंगे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये इलास्ट्रेशन 3 हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। ये इलास्ट्रेशन 3 जो है ये तुम लोग होमवर्क कर सकते हो। देखो 2 पीडीएफ है, एक है ग्रीन कलर वाला, ये वाला जो व्हाइट कलर वाला है, इससे तुम लोग कर सकते हो इलास्ट्रेशन 3। ये इस मेथड से हो जाएगा, लिख भी दिया है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करो। ये करके तुम लोग आंसर चेक करके देख सकते हो कि सही हुआ है कि नहीं, ठीक है। मुझे अगर भेजोगे तो हम बता देंगे आंसर सही हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग इस मेथड से करके देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you. मैम बाय मैम।